चुनाव हो जाते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाती है और तब एक एनजीओ एक डेटा निकालता है कि इस बार हो सकता है जितने वोट्स पोल किए गए और जितने वोट्स की काउंटिंग हुई उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, शायद कुछ फ्रॉड है। ये एडीआर बोल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ओवर काउंटिंग हुई है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अंडर काउंटिंग हुई है। क्या यहां पर फॉरेन फंडिंग का एंगल है? जो भी फॉरेन फंडिंग एनजीओस को मिलती है, दैट इज फाइन, बट आज का मुद्दा है इलेक्शंस पूरे कंडक्ट कैसे करवाए जाते हैं और आखिर इंडिया में इलेक्शंस की प्रोसेस पर, इलेक्शंस में पार्टिसिपेंट्स पर और इलेक्शन कमीशन खुद पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों रेज किए जाते हैं, कैसे पूरे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, राइट सिंस स्टार्टिंग टू द एंड रिजल्ट। ये आज हम डिस्कस करते करते इसके बीच का एनालिसिस का पोर्शन देखेंगे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहां समझना ये जरूरी है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है इलेक्शन से रिलेटेड। और क्योंकि पार्लियामेंट को पावर है इलेक्शन से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट ने दो बेसिक लॉज बनाए हैं जिसके थ्रू पूरे इलेक्शन की प्रोसेस को यहां पर गवर्न किया जाता है, इवन प्री इलेक्शन भी। हर चीज के लिए लॉ तो बनेगा ना भैया, और जब देश आजाद हुआ उसी के जस्ट बाद बनेगा। तो ये दो लॉज बने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 50 वाला इलेक्शन की पहले वाली प्रोसीजर के लिए, जब इलेक्शन स्टार्ट होता है उसके पहले वाला, जैसे डिलिमिटेशन वगैरह, इलेक्टोरल रोल। और 1951 का इलेक्शन स्टार्ट हो गया और पूरी जो प्रोसेस कंडक्ट होती है उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं गवर्न करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, हम यहां पर जब भी कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे हम यही सोचेंगे कि ये फ्री एंड फेयर होगा। ठीक है, इलेक्शंस में चाहे वोट बांटे जाए, ठीक है, चाहे साड़ी बांटी जाए, लिकर बांटी जाए, पैसा बांटा जाए, चाहे जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए जाए, चाहे कोई अरेस्ट हो ना हो उन स्टेटमेंट्स पर, चाहे उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो ना हो, तब भी हम ऑन थ्योरी तो ये मानेंगे कि हाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हम इलेक्शन कमीशन को। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाने का प्रावधान है आर्टिकल 324 में, और इसी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर होती है इलेक्शंस को सुप्रिटेंड करने की, डायरेक्ट करने की, कंट्रोल करने की। मतलब इलेक्शन कमीशन फाइनल सर्वे सर्वा है इलेक्शंस के मैटर में। अब इसके बाद एक और सवाल है जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड से एक्सटेंड करता है, और वो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। एक मुस्लिम को ही वोट देगा, एक क्रिश्चियन को ही वोट देगा, एक सिख को ही देगा, दलित को ही देगा। ये प्रोसीजर दलित को छोड़कर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में चला करती थी। अब क्या ऐसा कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को आप जानते हो नेगेट कर दिया गया था। दैट्स व्हाई आर्टिकल 325 साफ साफ बोलता है कि धर्म, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेस पर या फिर सेक्स के बेस पर आप कोई किसी को एक्सक्लूड भी नहीं करोगे इलेक्टोरल रोल से, और ना ही यहां पर इंक्लूड करोगे। और इलेक्टोरल रोल का तो साफ साफ ये मतलब है कौन कौन इलेक्शन में वोट कर सकता है। अब यहां पर कुछ दूसरे एंगल्स भी हैं, जैसे ठीक है इलेक्शन कमीशन सुप्रिटेंड करेगा, डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, लेकिन क्या पूरी मशीनरी कैसे काम करेगी? क्या करप्ट ऑफेंसेस होते हैं? क्या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर है? भैया इन सब चीजों के लिए लॉ बनाना पड़ता है जो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। दैट इज व्हाई पार्लियामेंट के पास पूरी ऐसी ताकत है ऐसे लॉज बनाने की। आप देखो आर्टिकल 327 में, और इसी से रिलेटेड लॉज बनाने की स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पूरी पूरी ताकत है। क्या इसका मतलब यह है कि ये कंफ्लिक्ट में आते हैं? देखो कुछ हद तक आ सकते हैं, आज तक ये इशू उतना रेज नहीं हुआ है। जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं ना तो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी तक रुक जाते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी यहां पर इंपैक्ट होती है तो क्या उसका जो रीजन है वो पार्लियामेंट हो सकता है या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं? पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है यही लोग कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी को पास्ट में इंपैक्ट किए हो और इनको टी.एन. सेशन जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स ने ढंग का जवाब भी दिया हो, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। यहां पर आप देखो थोड़ा कंफ्लिक्ट है, बट एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश हमेशा से जारी रहती है कि पार्लियामेंट इससे रिलेटेड लॉज बनाएगा, लेकिन उनको ठीक से एग्जीक्यूट करेगा इलेक्शन कमीशन, और फाइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहां पर कंडक्ट करवाएगा। एनीवेज, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कोई लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं बाय द वे। अब यहाँ पर कोर्ट्स जनरली इनको बार किया जाता है इलेक्शन के मैटर में जुरिस्डिक्शन के लिए।
अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है, सोच कर देखो आप, क्यों किसी कोर्ट को हम बार करेंगे? इलेक्शन चल रहा है भैया, अचानक से कोर्ट आई और स्टे लगा दिया। जैसे एग्जाम चल रही है, चीटिंग का चार्ज लगा, स्टे लगा दिया। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट लग रहा है, स्टे लगा दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी में 20-30 साल डिस्प्यूट खिंच गया। क्या आप यही इलेक्शन के मैटर में चाहते हो? नहीं। दैट्स वाई जनरली कोर्ट्स को बार किया गया है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन खुद किसी इलेक्शन में मानता है कि हाँ भाई धांधलेबाजी हुई है, तो ये खुद इलेक्शन पिटीशन लेकर चले जाते हैं हाई कोर्ट में। ऐसे ही अगर किसी को लगता है कि उसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, जैसे राजनारायण जी को लगा था इंदिरा गांधी के लिए 1974-75 में, तो ये खुद इलाहाबाद कोर्ट चले गए थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का यूज हुआ था, सरकारी वैन से वो लोगों को हाई कर रही थी बैठ के। तो दैट डिनोट्स कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पिटिशन और हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रोल है, लेकिन हमने जान करके इस रोल को लिमिटेड रखा है आर्टिकल 329 के थ्रू। इतना समझ लिया। अब जानेंगे पूरा प्रोसीजर चलता कैसे है, लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए, आप जनरली सोचते होंगे कि अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम ऑफलाइन आ चुके हैं ताकि आपको बेस्ट क्वालिटेटिव फॉर्म में पढ़ाई करवा सकें। और इसमें अलग अलग बैचेस हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए करोल बाग वाले सेंटर में आप इंक्वायरी कर सकते हो, मेट्रो स्टेशन के बहुत पास में है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की आपकी बैचेस चलेंगी, जिसमें आपका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करवाया जाएगा। और ऐसे ही मुखर्जी नगर में आपको हिंदी मीडियम में तैयारी करने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर हेवी डिस्काउंट भी है इस बैच पर, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बारे में भी आप आकर इंक्वायरी कर सकते हो, क्या प्रोविजंस है, कैसे आपको, इनफैक्ट आप काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हो, क्या है यूपीएससी एग्जाम और कैसे आपको इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रेप करना है। तो अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने के लिए। और साथ साथ ये हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाला बैच है जो प्रयागराज से रन करते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो दिल्ली नहीं आ सकते लेकिन प्रयागराज पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता ऑफ कोर्स। और इन सारे कोर्सेज की वैसे क्वालिटी सेम ही है। करंट अफेयर्स आपको हर कोर्स में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे रहेगा, सीसैट रहेगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम्स और मेंस के आपके पास टेस्ट रहेंगे, सेक्शनल और फुल लेंथ, जो आप अच्छे से करके अपनी प्रैक्टिस इंश्योर कर सको। और साथ ही साथ मेंटरशिप या गाइडेंस का भी इसमें साफ साफ कंपोनेंट है। इनफैक्ट इन सारी कोर्सेज की और डिटेल्स जानने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, कॉल पर बात करने के लिए ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ही लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, बस उन लिंक्स को क्लिक कर देना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और साथ साथ अनअकैडमी ऐप है। अगर आपको कुछ फ्री में कंटेंट चाहिए और कुछ हेल्प चाहिए तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। अगेन इसका भी डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब देखिए, यहाँ बात आती है इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी की, कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है क्या वो खुद ऑटोनोमस है। इस साल एक इंसिडेंट हुआ था, इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया था। अब क्योंकि कुछ महीने में इलेक्शंस थे, इमीडिएटली क्राइसिस आ रहा था कि नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ? बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स की ऑटोनॉमी पर दोबारा सवाल उठने लगे। देखिए, शुरुआत में आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो हमारे पास एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। बाद में 1980s में, लेट 1980s में एक प्रैक्टिस हुई। हमने ये सोचा कि चलिए इसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाते हैं, लेकिन फिर दोबारा इसका जो नेचर है वो रिवर्स हो गया 1990 से 1993 के बीच में, कि ठीक है इसको सिंगल मेंबर बॉडी ही बनने रहने देते हैं। और उसके बाद दोबारा ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। अब जब मल्टी मेंबर बॉडी है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ ये आसपास वाले दो इलेक्शन कमिश्नर्स और हैं, तब क्राइसिस आ जाता है। क्योंकि इसके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में साफ साफ इंडिपेंडेंस की प्रोविजंस है कि इनका जितना खर्चा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होगा, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स आए बाद में एक्ट के थ्रू, इनके पास वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ऑटोनॉमी का सवाल उठता है कि भैया क्या ये बॉडी वाकई में ऑटोनोमस है, क्या अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से होती है। क्योंकि एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट कर देते हैं लॉ मिनिस्टर की एडवाइस पर, और कोई इसका प्रोसीजर नहीं है। देखो, सीबीआई, सीवीसी, एनएचआरसी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जितनी बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी, ज्यादातर के अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस हैं। लेकिन एक ऐसी बॉडी जो हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया का इलेक्शन कंडक्ट करवा देती है, उसके लिए अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस ठीक से मेंशन नहीं है। तो एक जजमेंट आया पिछले साल, अनूप कुमार बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने डायरेक्टिव्स दिए। क्या डायरेक्टिव्स दिए? कि आप एक बॉडी बनाएंगे, एक कमिटी बनाएंगे जो यहां पर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी।
इसमें पीएम रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को लेकर आया तो इन्होंने अपॉइंटिंग कमेटी से सीजीआई को हटा के एक और मिनिस्टर रख दिया। एक और मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे वो यहाँ पर कमेटी के पर्सन रहेंगे। अब कायदे से ये दोबारा कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट में लेकर भी गए, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर कमेंट करने से इसको अपहोल्ड किया और फिलहाल इसको रिजेक्ट नहीं किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। ऑल्दो कोर्ट कंप्लीटली शायद सेटिस्फाइड तो नहीं होगा क्योंकि जजेस का आपने रोल काट दिया, बट इसको आप ऐसे समझो कि कुछ ना होने से कुछ एटलीस्ट आपके पास हो वो कहीं ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर ग्लास आपके पास हाफ फुल भी है तो कभी कभी वो जो आधा पानी भरा हुआ है ना ग्लास में, उसको जरूर देखना चाहिए और कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। जहां पर इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसा कोई अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी नहीं बनी थी, एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की एक लॉ के थ्रू। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, क्या प्रोविजंस रहते हैं। बाकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन का रोल रहता है, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, इन सब में। अब यहाँ सवाल आता है कि देखिए इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है, तो जितनी मशीनरी है यूनियन की, स्टेट की, सारी ना इलेक्शन कमिश्नर्स के अंडर आ जाती है जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं भैया। मतलब कि इनके पास पावर होती है स्टेट के ऑफिशियल्स की, सेंट्रल के ऑफिशियल्स की। इनफैक्ट कुछ महीने पहले जब इलेक्शंस चल रहे थे तो वेस्ट बंगाल के डीजीपी को और वेस्ट बंगाल के कुछ ऑफिशियल्स को इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिया था कि तुम्हारे ऊपर हमको भरोसा नहीं है, तुम निकलो, राइट। मतलब कि यहाँ पर पूरी पावर तो है, लेकिन उसके बावजूद कौन कौन से ऑफिशियल्स होते हैं, कौन कौन से लेवल पर, ये देखना जरूरी है ताकि हम इलेक्शन को अच्छे से समझ सकें। और इसलिए इस पिरामिड को समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये पिरामिड? ये पिरामिड है ऑफिशियल मशीनरी का, किस किस लेवल पर किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फाइनली ये सारे मिलकर एक साथ एक टीम को सेटअप करते हैं एक गोल के साथ, एंड दैट गोल इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमीशन आते हैं जिनके पास पूरी की पूरी पावर रहती है। लेकिन फिर आते हैं स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इनका काम होता है कि स्टेट में इलेक्शंस जितने भी हो रहे हैं उस टाइम पीरियड पर, मान लो लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो लोकसभा के इलेक्शंस जो स्टेट में हो रहे हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कंडक्ट होता है। ये जनरली आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं या फिर कोई दूसरे ऐसे ऑफिसर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट की बात, तो डिस्ट्रिक्ट पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। अब एक डिस्ट्रिक्ट में बाय द वे मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मल्टीपल चुनाव क्षेत्र हो सकते हैं, बट जनरली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक इलेक्शन ऑफिसर यहां पर अपॉइंट किया जाता है। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जनरली एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना भैया, यही जनरली इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर करता है। आपने देखा होगा जब इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर आता है जहां पर फाइनली काउंटिंग हो रही होती है वोट्स की। जनरली ये कलेक्टरेट में होती है, तो वहां से बाहर आते हैं और मीडिया के सामने रिजल्ट को अनाउंस करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। और ये जो अनाउंस करने वाले ऑफिसर होते हैं ये जनरली कलेक्टर होते हैं, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर। अब उसके बाद आते हैं हम बूथ लेवल पर, या उसके भी पहले एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और उसके साथ में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाए जाते हैं। ये इलेक्शंस के काफी पहले बन जाते हैं और 6 महीने पहले से तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं। अब इन भाई साहब का काम ये होता है कि देखो जो इलेक्टोरल पोल, जो वहां पर पूरा पोल्स है, जो आपके रोल्स है इलेक्टोरल रोल्स, उनको कहीं ना कहीं रिवाइज करना है। इलेक्टोरल रोल में मान लो कोई बच्चा उस टाइम पीरियड पर 18 साल 1 महीने का हो गया और उसको वोट देने का मन है, तो उसको रोल में इंक्लूड करोगे। कुछ लोग यहाँ पर रोल से बाहर हो जाएंगे, राइट, जैसे जो कि अंडर ट्रायल्स है। तो ये जो रोल को अपडेट करने का काम है ना, ये यहाँ पर कौन करता है? ये करता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यहाँ पे। और उसके बाद बूथ लेवल की बात आती है। देखो गवर्नमेंट, जो आपका यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, हर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक बूथ कंडक्ट करता है लोगों की कन्वीनियंस के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी मेंशन्ड है। ये जो बूथ लेवल पर ऑफिसर्स बनाए जाते हैं ना, इनको बाद में आप बूथ लेवल ऑफिसर्स कहते हो। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वैसे होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पूरे बूथ की चीजों पर प्रिसाइड करता है। अगर यहाँ पर इस वीडियो को देखने में से कोई ऐसा एक पर्सन है जिसके घर में कोई क्लर्क है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप सी लेवल के ऑफिसर्स, तो जनरली यहाँ पर ऐसे जो बाबू लोग होते हैं ना, टिपिकल सरकारी बाबू लोग,
जब वो रिटायर होने वाले होते हैं, इतने सीनियर हो चुके हैं और इतने इलेक्शंस कंडक्ट करवा चुके होते हैं, उस टाइम पीरियड पर इनको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं कि भैया आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप प्रिसाइड कर लो, इस बूथ पर आकर सारी चीजों को देख लो। और इनके नीचे भी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर लेवल के, जो इनको असिस्ट करते हैं, सारे जनरली गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट क्लर्क्स और ये सारी चीजें। इनको ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास मैन पावर की तो वो रहती है ना, तो इलेक्शन में चाहिए रहेंगे। तो ऐसे करते-करते यहाँ पर एक पूरा ऑफिशियल मशीनरी आ जाती है। अब बात आती है कि जब डेट्स अनाउंस होते हैं, नॉमिनेशन कैसे होता है, यहाँ पर कैंपेनिंग कब होती है, पोलिंग कब होती है, अब मेन प्रोसीजर की बात आती है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्शंस के जस्ट कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट आएँगे और अनाउंस करेंगे कि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये अनलेस एंड अंटिल देश में कोई क्राइसिस नहीं है, ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि लोकसभा को एक्सपायर होना है ना 5 साल में ऑटोमैटिकली। अब यहाँ पर जब ये अनाउंस करते हैं, तो इस टाइम पीरियड पर एक गज़ेट नोटिफ़िकेशन आता है इलेक्शन कमीशन के कहने पर। जैसे ही अनाउंस हो गया, जैसे ही नेट नोटिफ़िकेशन आ गया, तो एक चीज़ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आप न्यूज़ में बड़ा सुनते होंगे, आचार संहिता बोलते हैं इसको। कैसे पार्टीज़ को, सारे इलेक्टोरल स्टेक होल्डर्स को अपने आप को कंडक्ट करना है, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। अब एक बार आपने अनाउंस कर दिया, उसके बाद स्टार्ट होती है नॉमिनेशन की प्रोसेस। लगभग 7 दिन का टाइम दिया जाता है, 7 से 8 दिन का, एक पर्टिकुलर पर्सन को, कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा, वही ऑफिसर जो आखिरी में रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, उसके पास जाकर अपना नॉमिनेशन पेपर भरेगा। अगर नॉमिनेशन पेपर नहीं भरा जाता है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए, तब मैं सिर्फ एक वोटर रहूंगी, मैं कैंडिडेट नहीं हो सकती, राइट? तो नॉमिनेशन भरना बहुत जरूरी है। और रिटर्निंग ऑफिसर जनरली कलेक्टर ही होता है, तो सारे नॉमिनेशन पेपर्स को देखता है, अच्छे से स्क्रूटिनाइज करता है। कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, उसको भी भरना पड़ेगा। अब इनकी स्क्रूटिनी होती है अगले कुछ दिन में, और इनको टाइम दिया जाता है 1-2 दिन का, कि भैया अगर आपको यहाँ पर विथड्रॉ करना है, नहीं लड़ सकते तो चुपचाप विथड्रॉ कर लो। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपको मिल जाएगी। तो 10 दिन के अंदर पूरा ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इस नॉमिनेशन के टाइम पर आप अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करते हो। देखो, वैसे तो पॉलिटिशियंस बहुत कुछ छुपाते हैं पब्लिक से, अपना ब्लैक मनी और ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन इनके जितने भी एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, इनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, ये सारी चीजें इनको नॉमिनेशन के टाइम पर यहाँ पर डिक्लेयर करनी ही करनी पड़ती हैं, और बहुत सौ के झूठ इस टाइम पर पकड़े जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है अगेन एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के जजमेंट से। दैट्स व्हाई एडीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई है। 2014 में जब सोनिया गांधी जी ने अपना जो नॉमिनेशन प्रोसेस है उसको भरा था, तो उसके बाद इनके एसेट्स जो यहाँ पर डिक्लेयर हुए थे, उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी। और 2019 में भी मोदी जी के एसेट्स देखे गए थे कि 14 के कंपैरिजन में काफी बड़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है देखने के लिए, मजा आता है। अब इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होती है कैंपेनिंग, जब स्क्रूटिनाइज कर दिया गया है और फाइनली डिसाइड कर दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 लोग लड़ेंगे, इससे 2 लोग लड़ेंगे, इससे 6 लोग लड़ेंगे। ये पूरा डिसाइड हो गया, नॉमिनेशंस एक्सेप्ट हो गए, कुछ के रिजेक्ट हो गए। अब स्टार्ट हो जाती है कैंपेनिंग वाली प्रोसेस, और कैंपेनिंग यहाँ पर डेजिग्नेटेड डेट तक कंडक्ट की जाती है, जो पूरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलती है, जिसको हम आगे देखेंगे। आपको पता ही होगा कि 1980s में सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी शुरुआती तौर में, और फिर 1990s में जाकर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और उसके बाद आता है पोलिंग का डे। ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग उससे आ सकता है, डेट्स के हिसाब से आ सकता है। कहने को लोकसभा इलेक्शन पूरे मतलब हम आप समझते होंगे कि एक दिन में कंडक्ट होते, नहीं, अलग-अलग फेजेस में कंडक्ट होते हैं। इस बार भी 5 से 7 फेजेस थे। तो जो पोलिंग डे है उस पर वोट किया जाता है, एंड अगेन आरपीए के कंपल्शंस के हिसाब से एक बूथ जो होता है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि हर 1500 लोगों के लिए एक बूथ हो। अगर 1500 से 1501 हो जाता है इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से, तब भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन एक नया बूथ बना देता है, लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां पर बनाना हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो ज्यादातर। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां एक विलेज के लिए एक बूथ बनाया गया हो, तो मतलब एक इंसान के लिए भी एक बूथ बन जाता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। और यहाँ पर आप देखो, उसके बाद पोलिंग डे आता है, और पोलिंग के बाद यहाँ पर वोट्स काउंट किए जाते हैं। अब वोट काउंट करने के लिए जितनी भी ईवीएम है, जितने सारे पोलिंग बूथ्स पर, देखो 2014 के बाद के इलेक्शन से, 2014 के इलेक्शन से जितने भी ईवीएम्स हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ईवीएम से ही वोटिंग हुई है लोकसभा इलेक्शंस में। और फिर इतनी सारी ईवीएम को इकट्ठा करना है,
और जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर बोलता है, उस एक ऑफिस में आकर सारी ईवीएम इकट्ठा हो जाती है और वोट्स की काउंटिंग होती है। फिर यहाँ पर रिजल्ट वाले दिन इनको डिक्लेयर किया जाता है, रिजल्ट्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स के थ्रू। अब बीच के प्रोसेस में क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काम कैसे करता है, कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है, इस सिंबल को एक बार देख लो। लिकर बांटना अलाउड नहीं है, ऑफकोर्स, पैसे बांटना अलाउड नहीं है, अनऑथोराइज्ड जो इलेक्शन कमीशन के साथ सामने आपने डिक्लेयर ना किया हो, या फिर लोगों को पैसे बांट रहे हो वोट, ठीक है, वायलेंस करना अलाउड नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके की हेट स्पीच करना अलाउड नहीं है। और इससे रिलेटेड एक सेक्शन है, सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, और ये करप्ट प्रैक्टिसेस को, ऐसी भ्रष्ट प्रैक्टिसेस इस टाइप की, इनको भी यहाँ पर बताता है। तो अगर उनमें से एक भी करप्ट प्रैक्टिसेस आप करते हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी आप वैलिड हो जाते हो। इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर एक्शंस ले सकता है, शुरुआत में नोटिस वोटिस देगा, उनको रिस्पॉन्स आपकी तरफ से सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है इलेक्शन पिटिशन के थ्रू। तो ये सारी यहाँ पर चीजें हैं। अब इसके साथ में एक मैटर आता है रिफॉर्म्स का, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्टोरल फाइनेंसिंग में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आज भी हमें परेशान करते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से आप देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल फाइनेंसिंग हमेशा से एक इंपॉर्टेंट मैटर रहा है, और हम सब जानते हैं कि ब्लैक मनी की कितनी फाइनेंसिंग होती है हमारे इलेक्शंस में। अब इसी के लिए 2017 के आसपास अरुण जेटली जी ने बजट पास किया था, और यहाँ इसके लिए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ये हमारे इलेक्शन सिस्टम को क्लीन करेगा। बट ऑफ कोर्स ये देखा गया कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी को फंड करने के लिए ज्यादा बेनिफिट में लिया जा रहा था, और दैट्स वाई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इलेक्टोरल बॉन्ड एज अ प्रोमिसरी नोट, जिसमें अनोनिमिटी प्रैक्टिस की गई, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद आज हम पूरे के पूरे डिस्कस ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए थे पुरानी कमिटीज ने, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट है जिसने पार्शियल स्टेट ऑफ फंडिंग की बात की थी, पार्शियल फंडिंग करो इलेक्शंस की बाय द स्टेट। बट अगेन यहाँ पर यही मुद्दा आता है कि क्या स्टेट यहाँ पर पार्शियल फंडिंग कर देगा इलेक्शंस की, तो क्या तब भी इलेक्शंस का मैटर यहाँ पर रिफॉर्म हो सकता है, या तब भी मैटर्स उलझ जाएंगे, टॉपिक्स यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक और एस्पेक्ट है यहाँ पर, देखिए ब्लैक मनी की फाइनेंसिंग होती है, उसी के साथ साथ इलेक्शंस में क्रिमिनलाइजेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स आकर इलेक्शंस को फाइट करते हैं, एंड इनफैक्ट एडीआर के डेटा के हिसाब से भी हर साल, हर 5 साल में ये जो ग्राफ है क्रिमिनल्स के इलेक्शंस फाइट करने का, ये बढ़ता जा रहा है। अब पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि नहीं ये फेक है, हमारे खिलाफ फेक एफआईआर आ जाती है पॉलिटिक्स में क्योंकि हम हैं। बट यहाँ पर यह भी देखा गया कि बहुत सारे हीनियस क्राइम्स है, रेप्स, मर्डर्स हैं जो इन क्रिमिनल्स के ऊपर, इन पॉलिटिशियंस के ऊपर लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर भी यही एस्पेक्ट है कि क्या एमसीसी प्रॉपरली फॉलो होती है, क्या इलेक्शन कमीशन सफिशिएंटली ऑटोनोमस है इन क्रिमिनल्स को इलेक्शन सिस्टम से फ्लश आउट करने के लिए, इनके नॉमिनेशन पेपर्स ठीक से स्क्रूटनाइज करने के लिए, आरपीए एक्ट कंप्लीटली यहाँ पर केपेबल है कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को डील करने के लिए, या फिर इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और सारे स्टेक होल्डर्स की हेल्प लगेगी इंक्लूडिंग द पीपल। और यहाँ पर इसी टाइप से इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी का भी इशू आता है, क्योंकि पिछले कुछ साल में बार बार इसकी ऑटोनॉमी पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। हर बार जब भी इलेक्शन की कंट्रोवर्सी होती है तो अब इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी पर भी क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट इस बार लाई थी बिल के थ्रू, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, क्या उसको और ज्यादा रिफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन। एंड लास्टली जो पीएम मोदी हमेशा से बता ही रहे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है यूपीएससी का जो पिछले कुछ साल से कंटिन्यूअसली बना हुआ है। अब देखो इस बार मैंने आपको बताया कि टोटल 5 से 7 फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इन दैट केस, क्या आप ऐसे केस में साइमल्टेनियस इलेक्शंस, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, क्या ये एक साथ कंडक्ट करवा पाओगे? ठीक है, पैसा बच सकता है, हो सकता है, बार बार इलेक्शंस नहीं हो रहे, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग रहा, तो पॉलिटिशियंस का कैंपेनिंग में टाइम वेस्ट कम हो रहा है, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी हो रहा है, गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के आउटकम्स में इसका बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम्स भी नहीं आ जाएंगे? सिक्योरिटी फोर्सेस, काफी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आपको एक ही दिन यहाँ पर मोबिलाइज करना पड़ेगा, काफी सारी गवर्नमेंट मशीनरी को आपको एक ही दिन मोबिलाइज करना पड़ सकता है, एक ही फेज में, रादर एक ही साथ वो इलेक्शंस होंगे। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक नेशनल वेव का फियर भी है जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ आता है। अगर नेशनल इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस दोनों एक साथ हो रहे हैं,
तो मैं एज अ वोटर कंफ्यूज हो सकती हूँ और मैं मोदी वेव या किसी भी ऐसी नेशनल वेव के आते हुए स्टेट पॉलिटिशियंस को या अपने स्टेट के मैटर्स को कम इंपॉर्टेंस देकर कहीं ना कहीं इलेक्शंस में वोटिंग में मिस्टेक कर सकती हूँ। बट हमें जो इलेक्टोरल जो पूरा हमारा इलेक्टोरेट है उसके विजडम पर इतना डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बार बार इस इलेक्टोरेट ने दिखाया है दैट दीज आर द मोस्ट वाइजेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग इलेक्शंस। इंडिया का इलेक्टोरेट बहुत मेच्योर है। सो नाउ आई लीव यू विथ ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ रिफॉर्म्स। इस पर आप अपने सजेशंस दीजिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फिर कभी हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक पर अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्सेस में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू पीपल।